जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा और बहुत ही धाकड़ मॉक टेस्ट कराया जाता है। और एक मॉक टेस्ट, आज का जो मॉक टेस्ट है वो 11 है। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और बहुत ही तगड़ा तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को देखते हुए ये सेशन तैयार किया गया है और बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। ठीक है ना, अंत तक बने रहिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना, प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और अपने मैथ सेक्शन में धीरे धीरे सुधार करते हुए और एक लक्ष्य पर पहुंचिए और तगड़े तरीके से प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। ठीक है ना, आज का पहला सवाल बहुत ही तगड़ा होने वाला है। देखिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। कहता है सवाल में कि दो संख्याओं का योग 31 है। ठीक है, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 155 है। सुनिएगा ध्यान से। तो बोला है कि उन संख्याओं का अंतर। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्या है, एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं और दोनों का योग कितना दिया है तो कहेंगे 31। ठीक है, यहां तक ठीक है, बहुत शानदार। आगे बोला है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। जो संख्या हमने x माना है और जो संख्या हमने y माना है, इसका वर्ग निकलना है, पावर 2। उसके बाद अंतर, अंतर का मतलब माइनस, कितना दिया है अंतर तो कहेंगे 155। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जरा बात समझिएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, तो फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है, बराबर 155। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, x प्लस वाई के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 31 पुट कर सकते हैं, बहुत शानदार। x माइनस वाई का बराबर हो गया किसके बराबर बाबू, तो कहेंगे कि 155 के बराबर हो गया। अच्छा 31 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, मतलब यह कि x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमको बोला है कि अच्छा यहाँ पर उन संख्याओं का अंतर ही पूछा है, यहीं पर आंसर हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सवाल में बोल दिया कि अंतर बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर, तो यही तो अंतर है। x माइनस वाई का वैल्यू क्या होता है, अंतर ही होता है। तो 5 आपके सवाल का आंसर, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा, कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन भूलवश वो क्या करता है कि वो संख्या को 21 से गुणा कर दिया है ना, 21 से गुणा किया है। तो बोला है कि सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है, तो संख्या बताइए। देखिए, पहली बात की संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, हम संख्या को 1 भी मान सकते हैं और हम संख्या को x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 1, उस संख्या को हमने 1 मान लिया, तो कहा गया है कि उसने गुणा करने को कहा गया 12 से, यानी 1 में 12 से गुणा करने को कहा गया तो 12 ही आएगा, बहुत शानदार। लेकिन उसने गलती से इसी 1 में 21 से गुणा कर दिया, तो 21 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से होगा। इन दोनों का अंतर दिया है कितना, 63। बोला है ना कि सही जो है, सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 63 हो गया। अच्छा आपके हिसाब से कितना का अंतर है, 21 और 12 में कितना का अंतर है, कहिएगा 9 का अंतर है, और यही 9 का वैल्यू दे दिया है 63। 9 से काटेंगे, एक बार में 9 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया, जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया, तब बोला कि संख्या बताइए।
संख्या यहाँ क्या है 1 यूनिट है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का ही वैल्यू आया है, तो 7 आपके सवाल का सही आंसर। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने संख्या को 1 यूनिट माना है। कितना माना है 1 यूनिट, और यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 7 आया है, तो यही तो 7 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। आपको लग रहा है कि ना कंटेंट अच्छा है, अच्छे तरीके से सब कुछ सीख पा रहे हैं आप, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि दो संख्याओं में मौसा यानी HCF और तथा लसा मतलब LCM 9 और 54 है। यानी सवाल में आपको मौसा मतलब HCF का वैल्यू दे दिया है कितना, तो 9 दे दिया है, और LCM का वैल्यू दे दिया है कितना बाबू, तो LCM का वैल्यू 54 दे दिया है। अब शानदार ट्रिक देखिए। अगर कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 9 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो शानदार ट्रिक देखिए, दूसरी संख्या बताना है। शानदार ट्रिक, पहली संख्या को हमने A मान लिया और दूसरी संख्या को हमने B मान लिया। पहली संख्या को A, दूसरी संख्या को B। तो पहली संख्या यानी प्रथम संख्या को 2 से भाग देना है, मतलब A में 2 से भाग देना है। पहली संख्या को हमने A माना है, तो A में 2 से भाग देना है, तो भागफल कितना आता है 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो A का वैल्यू मिलेगा 9 दूना 18। A का वैल्यू मिल गया 9 दूना 18। A का वैल्यू कितना मिल गया 18 मिल गया। अब बोला है दूसरी संख्या मतलब Y का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक तरीका मैं बता दूं, एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, याद रखिएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है फार्मूला क्या बाबू, HCF इंटू LCM। याद रहेगा तो कहिएगा बिल्कुल याद रहेगा। एक फार्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, पहली संख्या A जो है वो A का वैल्यू आया कितना है, तो कहेंगे 18 आया है। अच्छा, दूसरी संख्या को हमने B माना है, यानी B का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए, HCF कितना दिया है, तो कहेंगे HCF दिया है 9, तो हमने 9 पुट कर दिया। अच्छा, इंटू LCM कितना दिया है, तो कहेंगे 54 दिया है, तो हमने 54 पुट कर दिया। अच्छा, 18 से कटेगा तो 18 3 54 हो गया। तो B का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 9 3 27, यानी 27। दूसरी संख्या को हमने क्या माना था B, यानी B का वैल्यू दूसरी संख्या कितनी आ गई 27। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 27। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है ना। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि मुकेश और राकेश की वर्तमान आयु का योग कितना है 40 वर्ष है। ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो मुकेश की वर्तमान आयु बताइए। देखिए शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मुकेश और क्या बाबू, मुकेश और क्या राकेश, ठीक है, इनकी 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। कब का दिया है 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 3:1, और इनका सम जो दिया है योग, इनका सम जो दिया है वो वर्तमान है 40 वर्ष। यानी अभी का दोनों का उम्र, अभी का वर्तमान में उनका उम्र का योग कितना है तो कहेंगे 40 वर्ष है। लेकिन रेशियो आपके पास कब का है, तो रेशियो आपके पास 4 वर्ष पहले का है। तो यानी आपको जो सम है योग, आपके पास भी योग जो होना चाहिए वो 4 वर्ष पहले का होना चाहिए। तो 4 वर्ष मुकेश का और 4 वर्ष राकेश का कितना हुआ, 4 4 मिलकर 8 वर्ष कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो रेशियो है वो 4 वर्ष पहले का है, तो आपका योग भी 4 वर्ष पहले का ही चाहिए। तो 40 में से 8 गया तो कहेंगे 32, यानी 32 जो आया है योग ये 4 वर्ष पहले का है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से 4 वर्ष पहले का इनका रेशियो का योग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 और 1 मिलकर 4 यूनिट। तो आपके हिसाब से दोनों का, मुकेश और राकेश का 4 वर्ष पहले का योग 4 है, लेकिन अभी बताया गया है 32 से। अभी कितना बताया गया है 32 से। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से 4 = 32, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब एक बात बताइए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया
तो आपसे पूछा है कि मुकेश की वर्तमान आयु बताइए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू, तो 8 त्रिका 24। लेकिन ये जो 24 आया है ये कब का है, तो कहेंगे 4 बरस पहले का है। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू इस रेशियो में रखा है, और ये रेशियो कब का है, तो कहेंगे 4 बरस पहले का है। इसका मतलब कि मुकेश अभी 4 बरस पहले अगर 24 साल का था, मुकेश 4 बरस पहले 24 साल का था, तो अभी कितना का होगा, 28 साल का। 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो मुकेश अभी जो है वर्तमान आयु मुकेश का 28 साल है। अभी जो है मुकेश का वर्तमान आयु कितना है, 28 साल है। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, क्योंकि आपके लिए जब मैं इतना शानदार शानदार कंटेंट लेके आता हूं और सवाल लेकर आता हूं एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि x1, x2, x3 का औसत 14 है, x2 और x3 के योग का दुगुना 30 है, तो x1 का मान बताइए। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, कहा है ना। अच्छा, औसत दिया है 14, किनका किनका, x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका औसत दिया है 14, और इनका सम निकाले योग, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो इनका सम हो गया 14 तिया 42। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना हो गया, 42। अच्छा, सवाल में बोला है कि x2 और x3 के योग का दुगुना 30 है, यानी जो x2 है और x3 है, इनके योग का दुगुना जो है वो कितना है, 30 है। यानी 2 से काटेंगे तो 15 हो गया, मतलब x2 प्लस x3 का वैल्यू 15 हो गया। अब सवाल में आपसे बोला है कि x1 का मान बताइए, तो x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 15 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे x2 प्लस x3 का वैल्यू हमने 15 पुट कर दिया, यहाँ x1 है प्लस बराबर में कितना है, 42 है, तो 42 में से 15 जाकर घटेगा, तो x1 बराबर हो जाएगा 42 माइनस 15, मतलब कि 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया 2, 27 हो गया। यानी x1 का वैल्यू हो गया 27, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर से समझेंगे। सवाल में कहता है यदि m1 रेशियो n, m रेशियो n का वैल्यू दिया है 3:2, ठीक है। सवाल में कह दिया है आपसे कि 4m प्लस 5n, और रेशियो कह दिया है कि 4m माइनस 5n का वैल्यू बता दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल m का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आपके सामने होगा। यानी m के जगह पर हमें 3 रखना है, तो जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, और n का वैल्यू 2 रखना है, जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, बहुत शानदार। फिर m का वैल्यू जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, और n का वैल्यू जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, यानी सिंपल हो जाएगा 12 और 10 मिलकर हो गया 12 और 10 मिलकर 22 हो गया, और 12 में से 10 घटेगा तो 2 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11:1 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 11:1 का मतलब हुआ कि 11/1, 11 में 1 से भाग देंगे तो 11 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 11 आपके सवाल का सही आंसर, यानी 11 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात? सिंपल हमने m और n का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
तो कहिएगा ना तो कोई दिक्कत ना ही कोई परेशानी। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है ये देख लीजिए। कहता है सवाल में कि 750 रुपया को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी क्यू रेशियो जो दिया है, पी और क्यू का रेशियो जो दिया है वो 5:2 दिया है, और क्यू और आर का जो रेशियो दिया है वो 7:13 दिया है, दे दिया है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम P रेशियो Q रेशियो R का वैल्यू निकाल लेंगे। तब P रेशियो Q का वैल्यू कितना दिया है, P और Q का रेशियो कितना दिया है 5:2, और Q और R का रेशियो दिया है 7:13। तो सबसे पहले P Q R का रेशियो निकालेंगे। तो 7 × 5 हो गया 35, 7 दूना हो जाएगा 14, और 13 दूना हो जाएगा 26। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना यूनिट होगा? तो कहेंगे कि 6 4 10 5 15 हो गया 1 यूनिट, और 1 कैरी हो गया, 2 1 3 3 3 6 1 7। आपके हिसाब से 75 यूनिट तीनों को मिलाकर पी क्यू आर तीनों को मिलाकर कितना यूनिट हो गया? 75 यूनिट हो गया तीनों को मिलाकर। अच्छा, सवाल में बोला है कि तीनों को मिलाकर 750, तीनों को मिलाकर 750, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। ठीक है, अपनी तुलना क्वेश्चन से करेंगे तो 75 से काटेंगे एक बार में, 75 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। समझ पा रहे हैं बात? 1 यूनिट का वैल्यू जब 10 हो गया तो आपसे पूछा है पी का हिस्सा बताइए। तब पी का हिस्सा कितना है? 35 यूनिट है। कितना है? 35। तब 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो 350, यानी 350 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 350 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए रूट अंडर दिया है 196 और डिवाइड दे दिया है 7 इंटू रूट में दिया है 144 और डिवाइड दे दिया है 7 इंटू 120 और डिवाइड रूट के अंदर दे दिया है 225। ठीक है ना। अब शानदार ट्रिक देखिए, सिंपल 196 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, नीचे 7 है तो 7 रहेगा। अच्छा, 144 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है। नीचे 7 है तो 7 रहेगा। बहुत शानदार। अच्छा, 120 है तो 120 ऊपर रहेगा। 225 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 7 से 7 दूना 14 कैंसिल। ठीक है, और 15 से 8 बार में 15 8 होता है कितना? 120। 15 8 होता है 120। अब यहाँ पर हो गया, अब कटेगा नहीं, अब कटेगा नहीं कोई, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 12 दूना 24 इंटू हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 7। तो 8 चौका 32, 3 कैरी, 8 दूना 16, 16 3 19 हो गया, नीचे 7 हो गया, यानी 192/7 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है, आपके सवाल का सही आंसर हो गया कितना बाबू? तो कहेंगे कि 192/7 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन क्या है बाबू? एरर है। ठीक है, आपके सवाल का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, गौर से समझिए, कैसे चटकाएंगे ये भी देखिए। सवाल में कह दिया कि एम की आय एन से 10% अधिक है, एन की आय पी से 10% अधिक है। यदि पी की आय 1500 रुपया है तो एम की आय बताइए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। एक तरफ एम, फिर लिखेंगे एन और फिर लिखेंगे पी। ठीक है, और P की आय है आपका 1500 दिया है। P की आय कितना दिया है? 1500। सवाल में बोला है ना कि N की जो आय है ना वो P से, N की जो आय है वो P से 10% ज़्यादा है। 10% क्या है? ज़्यादा है। तो 1500 का 10% कितना होगा? 150। तो 150 जब इसमें हम जोड़ेंगे
तो ये 1650 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, अगले लाइन में, पिछले लाइन में बोला था कि एम की आय एन से 10% अधिक है, एन से 10% ज़्यादा है, एन से 10% ज़्यादा है। तो 1650 का देखिए 1650 तो रहेगा और 1650 का 10% कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 165 बढ़ा कर लिखेंगे तो 5 6 5 11 7 1 8 और 1 1815 हो जाएगा, 1815। अब आपके सवाल में पूछा है कि एम की आय बताइए, तो यही तो एम की आय हो गई 1815। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 1815 का मतलब ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो उम्मीदवार है, समझिएगा बात ध्यान से, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत प्राप्त पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? शानदार ट्रिक देखिए, डाले गए मतों की टोटल जो संख्या होगी वो हमने मान लिया 100%। कितना मान लिया? 100%। अब सुनिएगा, दो व्यक्ति हैं, 100% की बात हो रही है। टोटल कितना है? 100%। इसमें दो हिस्सों में बांटिए, एक आपका विनर और एक आपका लूजर। तो एक को मिल रहा है 30%, तो जब 30% इसको मिला होगा तो जाहिर सी बात है कि विनर को 70% मिला होगा, एकदम मिला होगा। जब इसको 30% वोट मिला है तो बाकी दूसरे व्यक्ति को 70% मिला होगा, जो जीता होगा। अच्छा बताइए, ये जो 70% है वो 30% से कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे कि 40% ज़्यादा है। 40% क्या है बाबू? ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से 40% ज़्यादा है, माने आपके हिसाब से जो ये हारने वाला व्यक्ति है वो 40% से हारा है। 30% वाला 70% से 40% से हारा है, जबकि रियल में वो 16,000 मतों से हार रहा है। रियल में वो 16,000 मतों से हार रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 यानी 400 हो गया। मतलब 1% का वैल्यू हो गया 400। तो जब 1% का वैल्यू 400, तो आपसे पूछा कि कुल संख्या बताइए, वोटों की संख्या। तो कुल वोटों की संख्या हमने कितना माना है? 100 माना है। तो 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना बाबू? तो ये हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। जब 1% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 40,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इन इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है। देखिए सवाल में कहता है कि एक उपकरण का प्रति वर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? अब समझिए बात। एक बात बताइए, देखिए 20% का मतलब होता कितना है फ्रैक्शन वैल्यू? तो कहेंगे 1/5। 3 वर्ष बाद की बात बोला, यानी पहले अगर 5 था तो अभी कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा देंगे ना, अवमूल्यन हो रहा है, सॉरी अवमूल्यन माने घट रहा है। तो 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 3 बरस की बात बोला है, तब फिर 5 और 4 और फिर 5 और 4 ऐसे करेंगे। 5 5 में 3 बार गुणा करेंगे तो 125 और 4 4 में 3 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है? इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है? 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो ये यही तो वर्तमान मूल्य है। अब 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 64 हो गया है। तो वर्तमान मूल्य का बोला है, यानी 125 का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे कि 25 5 125 और 25 चौका 100 हो गया। इसका मतलब हम करेंगे कि 4 चौका 16, 1 कैरी 6 चौका 24, 1 25 हो गया और भाग देंगे हम 5 से।
तो यहाँ हो गया 50, 25, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 51.2% के आपका क्या होगी, इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 51.2% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 51.2% आपके सवाल का सही आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे, क्योंकि ये सवाल फिर से वही आ गया, ये फिर से वही लग गया है पीपीटी में, इसलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या कहता है, कह रहा है सवाल में कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। जो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है, ये कॉस्ट प्राइस का क्या है, 4/3 है। कॉस्ट प्राइस का क्या है, 4/3 है। यानी कह सकते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो जो मिलेगा, सीपी और एसपी का रेशियो मिलेगा वो 3:4 मिलेगा, 3:4 मिलेगा। तब एक बात बताइए, कोई वस्तु अगर 3 में खरीद कर 4 में बेचते हैं, कोई वस्तु अगर 3 में खरीद कर 4 में बेचते हैं, तो कितने की लाभ हुई, 1 की लाभ हो गई। कितने पर, 3 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया, यानी 33 होल 1/3% आपके सवाल का सही आंसर। 33 होल 1/3% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा है। कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिएगा। सवाल में कहता है कि एक फल विक्रेता है, ध्यान से सुनिएगा, एक फल विक्रेता है जो 5 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदता है। अगर इन सीपी की हम बात करें तो 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, ठीक है। अगर सीलिंग प्राइस की बात करें तो ये 4 रुपया में 2 की दर से बेचता है। इसका मतलब अब समझिए, इसको प्रॉपर रूप में लाने के लिए नीचे क्या है, 3 है, यहाँ नीचे क्या है, 2 है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो कहेंगे 6 होता है, तो 6 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 6 से इसमें भी गुणा करेंगे। इसका मतलब 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, यानी 5 दूना 10 सीपी हो गया। अगर 2 से काटे 6 को तो 3 बार में कटेगा, यानी 4 3 12 हो गया सेलिंग प्राइस। यानी इसका मतलब कि 10 में खरीद कर हम 12 में बेच रहे हैं, 10 का खरीदा हुआ 12 में बेच रहे हैं। कितने की लाभ हुई, तो कहेंगे 2 की लाभ हो गई। कितने पर, तो कहेंगे 10 पर, तो 100 पर कितने परसेंट की लाभ होगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 दूना कितना हो गया, 20, यानी 20% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 20% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे कोई आसान हो ही नहीं सकता। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही शानदार शानदार अप्रोच है आज इस सवाल में। आज का सवाल बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और आज के सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, सुनिएगा ध्यान से, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। यानी जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, दुगुनी है। यानी बी का अगर 1 है तो ए का हो जाएगा 2। ये क्षमता है इनकी, ये क्या है, इनकी क्षमता का रेशियो है। अब कह रहा है कि एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर। अच्छा एक बात बताइए, टोटल, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो दोनों का कितने क्षमता है, तो 2 1 मिलकर 3 क्षमता है। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो 14 दिन में काम करते हैं। यानी 14 यहाँ हो गया 42, यानी 42 जो हुआ वो टोटल वर्क हुआ, 42 जो हुआ वो टोटल वर्क हुआ। आपसे बोला है कि ए अकेले कितना दिन में कर देगा, आपसे सवाल में बोला है कि ए अकेले काम करे तो कितना दिन में कर देगा, तो काम टोटल है कितना, तो कहेंगे टोटल काम 42 है।
टोटल काम कितना है बाबू 42 है। करना किसको है, ए को करना है। तो ए की क्षमता कितनी है एक दिन का, 2 यूनिट क्षमता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 42 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे कि 21 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे 21 दिन लगेगा। यानी ये अकेले अगर काम करे तो 21 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इससे आसान हो ही नहीं सकता, इससे कुछ आसान नहीं हो सकता। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि ये सवाल फिर से वही आ गया। पीपीटी में एक ही सवाल 2 बार आ गया है, तो इस अभी तो हमने बता दिया आंसर बी, यानी वही सवाल फिर से आ गया है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है, देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। देखिए सवाल में कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्या ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से। सवाल में कहता है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति या 5 महिला मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। यानी 3 मैन बराबर हम कह सकते हैं 5 वोमेन। 3 मैन बराबर हम कह सकते हैं 5 वोमेन। यानी मैन और वोमेन का अगर रेशियो निकालें, मैन और वोमेन का रेशियो निकालें तो मैन और वोमेन का रेशियो हो जाएगा, मैन जो है 5 यूनिट काम करता है और वोमेन जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो इनके एफिशिएंसी से कितना दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर उसमें गुणा कर देंगे। देखिए 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। 3 व्यक्ति या 5 महिला 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं और इनकी क्षमता का योग कितना है, तो 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब बराबर हो गया 96। ये 96 जो आया ना बाबू, ये टोटल वर्क है। ये 96 जो आया ये क्या है, टोटल वर्क है। अच्छा करना किसको है, तो 6 मैन को करना है और 5 वोमेन को करना है। इसका मतलब कि 6 मैन और 5 वोमेन को करना है, तो मैन की क्षमता है 5, तो 6 5 हो गया 30, और वोमेन की क्षमता है 3, तो 5 3 हो गया 15। यानी दोनों मिलकर काम करें तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 96 है। और दोनों मिलकर अगर काम करें, 6 महिला और 6 मैन और 5 वोमेन मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो कहेंगे 30 और 15 मिलकर 45 यूनिट। 30 और 15 मिलकर कितना हो गया, 30 और 15 मिलकर कितना यूनिट काम हो गया, तो 45 यूनिट काम कर लेना किए हैं। और टोटल काम कितना है, तो आपका 96 काम है। तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 से पहले काटिए, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 कम 3 5 15। यानी 15 दूना 30 होल 2/15 हो जाएगा। कितना, 15 दूना 30 2 32। यानी 2 होल 2/15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन एरर है, ये 2 होल 2/15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन बाबू एरर है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। सवाल में कहता है कि एक रेलगाड़ी है, सुनिएगा ध्यान से, एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी है जो क्या करती है, रेलगाड़ी है जो 180 मीटर लंबी है। 180 मीटर क्या है, लंबी है। समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड में चाल कितनी है, बता देना। अब एक शानदार कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी कोई ट्रेन ध्यान सुनिएगा, अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई पुल को पार करे या कोई नदी को पार करे, रिवर को पार करे, है ना, इस तरह के तमाम चीज को अगर पार करती है तो वहां पर हम लंबाई में, लेंथ में क्या करते हैं कि ट्रेन की लंबाई और जिसको पार कर रही उसकी लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए, तो आपकी जो लंबाई है ना ट्रेन की, वही लंबाई प्लेटफॉर्म की है। यानी इसकी लंबाई 180 है, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितनी है, 180 है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, तो 360 हो गया। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, तो कहेंगे 18 सेकेंड लग रहा है। अब स्पीड बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर है। डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। 18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 20 मीटर प्रति सेकेंड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत तगड़ा आपको लगा होगा। ठीक है ना, अभी बने रहिएगा, और भी क्वेश्चन है, आराम से देखिए, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो
सवाल में कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा का प्रतिकूल। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि नाव की चाल को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और धारा की चाल को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पानी है, ये आपका धारा है, ठीक है। अगर कोई बोट, अगर कोई नाव, अगर कोई बोट जो है धारा की दिशा में चले तो स्पीड उनका जोड़ देते हैं। स्पीड क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी नाव धारा के अनुकूल चलेगा तो स्पीड जो दोनों को स्पीड जोड़ेंगे तो x और y मिलकर x प्लस वाई। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 100 किलोमीटर है, टाइम कितना है? 10 है, भाग देंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। एक और बात, अगर मान लीजिए कि धारा इधर बह रही है, नाव इधर बहे, तो क्या हो जाएगा? इनका स्पीड घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी धारा के अगर प्रतिकूल चलती है नाव तो स्पीड उनका घटेगा। यानी x माइनस वाई अब लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर यानी चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 75 है। दूरी है 75, टाइम कितना है? 15 घंटा। 15 से भाग देंगे, 15 × 75 यानी x प्लस वाई का वैल्यू 10 और x माइनस वाई का वैल्यू 5। आपसे पूछा है कि धारा की y, धारा बोले तो y का वैल्यू निकालना है, धारा बोले तो y का वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू निकालने का बहुत शानदार ट्रिक है, मैंने कई बार बताया है। अगर आप रेगुलर होंगे तो आप मेरे कंसेप्ट को सीखे होंगे। मैंने कई बार बताया है कि अगर x प्लस वाई बराबर कुछ भी दे, अगर x माइनस वाई बराबर कुछ रहे, कह दे y का वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों का डिफरेंस करके आधा, दोनों का डिफरेंस करके आधा। तो 10 और 5 में अंतर कितना का है? 5 का है, और आधा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2.5 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी धारा की चाल जो हो गई वो 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, पूरी तरीके से। और इस सवाल को मैं होमवर्क में दूंगा, इस सवाल को मैं कहाँ दूंगा? होमवर्क में दूंगा। और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है? तो कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में देना है, और देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो तुरंत आप कमेंट कर देंगे। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो और लग रहा है कि नहीं एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, सब लोग लाइक करके जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।